तो चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को, और इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इस लेक्चर से बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से पूरे लेक्चर को देखें और साथ में रिएक्शंस को नोट करते जाएं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे। चलिए बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या है बेटा, फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस है, ये हमें बताना है। तो हमने इसके पहले बेटा हेलो एल्केन देखे, या 11वीं में हमने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन देखा था। तो वहां पर हम एक कॉमन बात जो बोलते चले आ रहे थे कि C1 से लेकर के C4 तक के जो लोअर मेंबर हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, फिर जो C5 से लेके हायर मेंबर होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और बेटा C15 से जो और ज्यादा कार्बन वाले मेंबर होते हैं वो होते हैं वैक्सी सॉलिड्स। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं है, अल्कोहल गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अल्कोहल के जो लोअर मेंबर भी हैं बेटा वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या रीजन है तो वो अपन पहले समझते हैं, फिर फिजिकल स्टेट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अल्कोहल जो होते हैं इनमें एक खासियत होती है, ROH ग्रुप इस तरह से जुड़ा है। ऐसा नहीं है बेटा कि एक ही मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल अल्कोहल के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ये पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसमें बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन में आएगा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली हर एक ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन में क्या जाएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां पर होगा क्या, ये H और O के बीच में बेटा एक वीक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, एक वीक नया किस्म का बॉन्ड बन जाएगा, और इस नए किस्म के बॉन्ड को बेटा हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा क्या बेटा, तो देखिए नॉर्मली आपके पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी हाइड्रोकार्बन हो, या बेटा हेलो एल्केन वगैरह है, तो उनमें हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन में वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। लेकिन हेलो एल्केन में हमने देखा था कि डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, और यहां पर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये एज कंपेयर टू वेंडरवॉल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है बेटा। तो सिंस दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन the weak van der Waals forces or dipole dipole attraction forces, hence the alcohol molecules are very close to each other due to more force of attraction। तो बेटा क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, उसके कारण मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, और जब मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो ध्यान रखें बेटा कि इनके जो लोअर अल्कोहल होते हैं, लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल कहने का मतलब है बेटा जिनमें कार्बन का नंबर थोड़ा कम होता है ना, तो वो होते हैं क्या, लिक्विड स्टेट में। लोअर अल्कोहल जो होते हैं बेटा वो किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और जबकि जो हायर अल्कोहल होते हैं, हायर अल्कोहल मतलब जिनमें कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं, हायर अल्कोहल्स जिनमें कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं बेटा वो होते हैं वैक्सी सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में होंगे, वैक्सी सॉलिड स्टेट में। तो इनकी फिजिकल स्टेट हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर बता सकते हैं बेटा कि इनमें क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो हायर मेंबर होते हैं इनमें क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं और उससे जो इनके बीच में वेंडरवॉल फोर्सेस है वो बढ़ते चले जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने में वीक होती, लेकिन बेटा
मोलर मास जैसे जैसे बढ़ता है तो जो वेंडर वॉल फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए ये वैक्सी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनका बेटा टेस्ट की अगर हम बात करें तो अल्कोहल का टेस्ट बर्निंग टेस्ट होता है ना, जला हुआ सा टेस्ट होता है। आई होप आपने ये टेस्ट अभी तक बेटा ट्राई नहीं किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी चल करके ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये होते हैं अल्कोहल की फिजिकल स्टेट, ध्यान रखें बेटा। चलिए फिर अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि हाइड्रोकार्बन के वेंडरवॉल फोर्सेस के कंपेयर में और हेलो एल्केन्स के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस के कंपेयर में स्ट्रांग होती है। तो ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बहुत ज्यादा पास पास है। तो अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, इसको बॉईल करोगे तो आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब आपको स्ट्रांग बॉन्ड ब्रेक करना है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उसको अगर ब्रेक करना है तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर में ये बॉईल होंगे। तो हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कोहल के, ये बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा होते हैं। किससे? हेलो एल्केन से। और साथ ही साथ अच्छा हेलो एल्केन के ज्यादा थे किससे बेटा? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो ये कंपैरिजन आप ध्यान रखें कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है हेलो एल्केन से भी ज्यादा है और हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा है। इसका रीजन क्या आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल is much more greater than haloalkanes और corresponding hydrocarbons. Why? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा हम? इसका आंसर लिखेंगे it is due to strong intermolecular hydrogen bonding। ठीक है ना? इसका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है तो आप समझ जाइए कि आंसर तो हमारा एक ही होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए बेटा, फिर बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन भी इनमें पूछा जा सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास है CH3OH, फिर है बेटा CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। इस तरह से ये हमारे पास अल्कोहल है। इनके बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर करना चाहें तो देखिए, कार्बन जब कम होते हैं, जब कम कार्बन होंगे तो क्या खासियत होगी बेटा? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कैसी होते चली जाएगी बेटा? कम होती चली जाएगी, वीक होते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहां पर वेंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होते चले जाएंगे, क्योंकि मोलर मास बढ़ेगा। या आप सीधे याद भी रख सकते हैं बेटा क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to what? Directly proportional to number of carbon atoms। यानी कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या होता है? बढ़ता चले जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी लेकिन काम की बात है बेटा, है ना, कि जैसे जैसे अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इनके जो वेंडरवॉल फोर्सेस है वो बेटा स्ट्रांग होते चले जाएंगे, है ना। यहां पर चाहे तो रीजन भी हम लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने में बढ़ेगा। इसमें बेटा अगर आइसोमर्स है, कुछ आइसोमर्स है मतलब कि जिनमें इस तरह के अल्कोहल है जिनमें कार्बन कभी स्ट्रेट चेन में है और कभी आइसोमर बना रहा है, यानी कि ब्रांचेस में आ रहा है। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए जैसे मान के चलिए आपके पास है CH3, CH2, CH2, CH2OH। ये हमारा एक 4 कार्बन वाला अल्कोहल है बेटा, नाम तो पता ही होगा, ब्यूटेनॉल बनेगा ये, या इसे हम कॉमन नेमिंग में N ब्यूटेनॉल भी कहते हैं।
दूसरा एल्कोहल बेटा जो इसी का आइसोमर है, उसमें क्या है, एक कार्बन ब्रांच में जा चुका है, ठीक है ना। एक कार्बन कहां चला गया बेटा, ब्रांच में चला गया है, और इस तरह से ये एक और एल्कोहल बन गया। और यहां पर मैं एक और एल्कोहल ले रहा हूं जिसमें 2 कार्बन ब्रांचेस में जा चुके हैं। मतलब देखिए इन चारों में आप सिमिलरिटी देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा 4 है, हाइड्रोजन भी कितने बेटा 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, यहां भी हाइड्रोजन 10 है, यहां भी हाइड्रोजन 10 है, और ऑक्सीजन एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो जब हम देखते हैं आइसोमर्स की बात करें तो जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती हैं, बॉइलिंग पॉइंट घटते चले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा, घटते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, और ये बात कोई नई नहीं है बेटा, हेलोएल्केन में भी सेम काम हमने करा है ना, तो इसीलिए कोई नई बात नहीं होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो ये हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी तो क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इससे हमें एक और रिजल्ट मिल रहा है, ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल, ये है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, और ये है क्या 3 डिग्री एल्कोहल। तो अगर मुझे कंपैरिजन डिग्री के बेस पर पूछ लिया गया तो मुझे पता होना चाहिए 1 डिग्री एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, फिर आएगा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम होगा बेटा हमारे पास क्या 3 डिग्री एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का। पहली बात तो हमने यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में 2-3 बातें बोले जो आपको क्वेश्चन बना करके पूछी जा सकती हैं। पहली बात क्या बोला मैंने कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है करस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन या हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो वीक वैंडर वॉल फोर्सेस से, या बेटा दूसरे कौन से अपने दूसरे जो है डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रांग होता है। फिर दूसरी बात हमने बोला जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे अल्कोहल में, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी बात हमने बोले जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। और हमने रिजल्ट देखा बेटा कि 1 डिग्री अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है मैक्सिमम होता है, जबकि 3 डिग्री का मिनिमम होता है ना। तो इस तरीके से अपन ये बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन थोड़ा ध्यान रखें बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, जो क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कि डिसॉल्व होने की टेंडेंसी। अल्कोहल की अगर हम बात करें, अल्कोहल क्या था बेटा, ROH। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किसमें डालेंगे बेटा, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिक्स होंगे या नहीं होंगे, ये तो बेटा हमें उनकी बॉन्डिंग के नेचर पर ही पता चल पाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, एक वाटर का, एक अल्कोहल का, एक वाटर का। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे बेटा। ऐसे ही वाटर में भी हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आएंगे। और इस तरह से हम देख पाएंगे कि जब अल्कोहल और वाटर को एक दूसरे से मिक्स किया जाता है तो बेटा यहां पर भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इवन जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बेटा अल्कोहल और वाटर के बीच में, वो अल्कोहल अल्कोहल के बीच की बॉन्डिंग से स्ट्रांग होती है। क्यों होती है, क्योंकि सॉरी बेटा अल्कोहल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में बॉन्डिंग वीक होती है थोड़ी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बॉन्डिंग बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही अल्कोहल हर एक प्रपोर्शन में वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो हमें अगर क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, तो हम आंसर लिखेंगे बेटा कि बिकॉज when alcohol is dissolved in water it forms intermolecular hydrogen bonding with water molecules, yes or no। तो बेटा इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब इसमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको हो सकता है बोल दे कि बताइए भाई साहब सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, मीथेनॉल की या इथेनॉल की
या बेटा प्रोपेनॉल की, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ गया। अब आप कैसे कंपेयर करोगे, तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो वाटर से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थी अल्कोहल की, वो घटती चली जाएगी। और क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। तो आराम से हम बोल सकते हैं बेटा कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। सॉरी, हाँ, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सॉरी बेटा, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये बढ़िया सा हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है बेटा, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाते, सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का मिलेगा, उसका अपोजिट ऑर्डर हमें किसका मिलेगा बेटा, सॉल्युबिलिटी का। अब इसमें मान के चलिए आपके पास आइसोमर्स है, जैसे बेटा मेरे पास ये एन ब्यूटेनॉल है, एन ब्यूटेनॉल। फिर इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक ब्रांच में OH लगा ले रहे हैं बेटा, CH3 CH2, एक कार्बन को मैंने ब्रांच में ले आया इस तरीके से, और दूसरी बार मैंने क्या किया बच्चों, दो कार्बन को ब्रांचेज में लगा दिया। अब मुझसे पूछा गया, बताइए भाई साहब इनके बॉइलिंग सॉरी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बड़े आराम से हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, और फिर होगा 1 डिग्री। इसका रीजन क्या है बेटा, कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थोड़ी कम है। इसका सरफेस एरिया घट जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यहां पर ध्यान रखें, ये आपका क्या है, 1 डिग्री है, ये है 2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर बेटा आता है 2 डिग्री, और लास्ट में आता है हमारा कौन, 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम इनकी सॉल्युबिलिटी को बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये था बेटा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। और अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन ये अल्कोहल शो करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन ये देते हैं, इनकी हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो बेटा हमने इनकी अल्कोहल की रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, 3 तरीके से हम इनको समझेंगे। पहली है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है बेटा, ये तोड़ेंगे पहले हम, और इसके कारण कुछ रिएक्शंस कराएंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड OH, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है बेटा वो टूटेगा, उसके कारण रिएक्शन होंगी। और तीसरा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल, मतलब पूरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के कारण जो रिएक्शन होंगी उनकी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने क्या बोला कि अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस को बेटा हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे हम, उसके कारण कुछ रिएक्शंस होंगी, उन्हें समझेंगे। फिर बेटा C और OH, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा उसे तोड़ेंगे, उसके कारण कुछ रिएक्शन होंगी, उन्हें समझेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, कि अल्कोहल मॉलिक्यूल को पूरी एक यूनिट मान करके जो रिएक्शन होंगी उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इनको हम देखते हैं। पहली रिएक्शन जो है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H। मान के चलिए बेटा मेरे पास कोई अल्कोहल है, अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, इसके कारण रिएक्शंस क्या होंगी उनको समझना चाह रहे हैं। तो आप भी जानते हो बेटा ये बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, और ये आ जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो यहां मुझे क्या मिलेगा बेटा, RO माइनस, और साथ में मिलेगा क्या, H प्लस। क्या होगा बेटा, RO माइनस, और साथ में मिलेगा क्या हमें, H प्लस। ये जो आयन होगा ये है आपका एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल में हाइड्रोजन के अलग होने से जो बनेगा बेटा ये होगा आपका एल्कोक्साइड आयन।
तो क्योंकि ये इस बॉन्ड के तोड़ने के कारण H+ डोनेट कर रहा है, और बेटा कोई भी कंपाउंड जब H+ डोनेट करता है तो उसे उसका हम क्या बोलते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। यानी इस तरह से H+ का निकलना क्या कहलाता है, एसिडिक कैरेक्टर। यानी यहां पर बेटा मैं बात करने जा रहा हूं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स की। सिंस alcohols donate H+ ions, so they are acidic in nature। लेकिन बेटा एसिडिक इतने ज्यादा एसिडिक नहीं है। मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बताऊं, इनका एसिडिक बिहेवियर बहुत कम है बेटा, इतना कम है कि ये लिटमस पेपर में कलर में कोई चेंज नहीं देते। अपन जानते हैं बेटा एसिड जो है लिटमस पेपर को ब्लू से रेड करता है, लेकिन इनका एसिडिक नेचर इतना कम है, इतना कम है कि ये क्या करते हैं, लिटमस पेपर में कलर चेंज नहीं देते हैं। ठीक है ना, कलर चेंज नहीं करते। दूसरी बात, इनका जो एसिडिक बिहेवियर है वो वाटर से भी कम है बेटा। दे आर वीकर एसिड एज कंपेयर टू वाटर। वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं ये। ठीक है ना, तो इनके एसिडिक कैरेक्टर में बस हम इतना बोल सकते हैं कि थोड़ी मोड़ी रिएक्शन ये एसिडिक कैरेक्टर के कारण देते हैं, लेकिन इनका जो बेटा एसिडिक कैरेक्टर है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है ना। तो हम ये बात बोल देंगे, दे आर वेरी वीक एसिड्स। ध्यान रखें बेटा, एल्कोहल का अगर एसिडिक नेचर पूछता है तो आप ध्यान रखें वेरी वीक एसिड होते हैं। दे डू नॉट गिव द लिटमस टेस्ट। द लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा कि लिटमस पेपर में कलर में कोई चेंज ये नहीं शो करेंगे। साथ ही साथ इनकी एक और बात है कि वीकर एसिड देन वाटर, वाटर से भी वीक है, जबकि वाटर तो बेटा न्यूट्रल है, उससे भी वीक है। मतलब इनके H+ देने की टेंडेंसी वाटर से भी कम होती है। वीकर एसिड्स देन वाटर, वाटर से भी वीक एसिड ये होते हैं। और इस तरह से इनके एसिडिक बिहेवियर की हम थोड़ी बहुत बात ध्यान रख सकते हैं बेटा कि अल्कोहल जो है वाटर से भी वीक एसिड है, लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं, और वेरी वीक एसिड्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इनकी रिएक्शंस जो H हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस की हम बात करना चाहते हैं। और उनमें बेटा पहली जो रिएक्शन है वो है क्या, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से ये रिएक्शन करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मान के चलिए आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने क्या करा है बेटा, इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करा है। अब एल्कोहल को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकता हूं R-OH, लेकिन बेटा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। अब ये जो रिएक्शन होगी, होगा क्या बेटा, हमने शुरू में ही बोला इन रिएक्शंस में होना क्या है कि H+ ये देगा, मतलब कि यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH, H और OH मिलकर बेटा क्या बना लेंगे, वाटर। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसमें होगा क्या, वाटर अलग हो जाएगा, ये हमने लिख दिया बेटा पहले ही वाटर, और साथ में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, RCO, और ये OR यहां आ जाएगा बेटा, OR- है ना, RCO, और यहां जुड़ जाएगा क्या, OR-, जिसको हम बोलते हैं क्या, ईस्टर। इस तरह से आप ये रिएक्शन याद रखें बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाती है तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। और इस रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो अगर आपको पूछा जाता है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आप बड़े आराम से लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं, अल्कोहल से, तो ईस्टर बनता है और साथ में वाटर बनता है। अगर ईस्टर और वाटर वापस मिक्स करें ना तो ये फिर से बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखने लायक रिएक्शन है बेटा। इसमें एक आध एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे R की जगह मान लीजिए यहां CH3 ले लिया मैंने, और ये हो गया CH3COOH, यानी कि आपका ये क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड
इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? एल्कोहल से CH3OH यानी कि मीथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल आप इसे बोल सकते हैं, मीथेनॉल से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ये OH और यहां से H बेटा मिलकर के वाटर बना लेगा, वाटर बन जाएगा, और साथ में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, देखिए हुआ क्या, OH और ये H मिलके वाटर बनाएगा, OCH3 आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो CH3CO और यहां जुड़ेगा क्या बेटा, OCH3, ये बन जाएगा आपका ईस्टर बोलते हैं इसको अपन। अगर इसका कॉमन नेम आप लिखना चाहें तो डाई मिथाइल ईस्टर बोल सकते हैं, और IUPAC नेम लिखना चाहें बेटा तो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और साथ में 2 कार्बन है बेटा तो इथेनोएट, O8 इसमें सफिक्स लगाते हैं अपन, तो मिथॉक्सी इथेनोएट बोलेंगे, या बेटा इसे हम बोल सकते हैं डाई मिथाइल ईस्टर, कॉमन नेमिंग में क्या बोल सकते हैं, डाई मिथाइल ईस्टर, ठीक है। तो ये होती है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन की जाती है तो ईस्टर और वाटर फॉर्म होता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब जो सेकेंड रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से भी हम एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे। एसिड क्लोराइड क्या होता है बच्चों, RCOCl, ये होता है आपका एसिड क्लोराइड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है इसलिए इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। अब इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, एल्कोहल से। एल्कोहल को फिर से मैंने R-OH लिख लिया। अब आप समझ गए होंगे बेटा, बॉन्ड तो यही टूटना है H और O के बीच का, तो ये H और Cl आपस में मिल जाएंगे और बना लेंगे क्या बेटा, HCl, और जो प्रोडक्ट बनके यहां तैयार होगा OR- आके यहां जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, RCO, और यहां जुड़ गया बेटा OR-, फिर से क्या बन जाएगा बच्चों, ईस्टर। तो ध्यान रखें, जब एसिड क्लोराइड एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तब भी हमें ईस्टर ही मिलेगा। अब चलिए एसिड एनहाइड्राइड से देख लेते हैं। यहां पर जो सेकेंड रिएक्शन यहां पर हमें डिस्कस करनी है एनहाइड्राइड से। एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जब इस तरह से CO ग्रुप, 2 CO ग्रुप एक ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन बेटा हम किससे कराने जा रहे हैं, एल्कोहल से, तो बिल्कुल सेम पैटर्न की रिएक्शन होगी। होगा क्या बेटा, देखते हैं, ये RCOO, यहां का ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस इस H के साथ मिल जाएगा बेटा, और क्या बन जाएगा आपके पास, RCOO और साथ में क्या जुड़ गया, H, RCOOH, और बाकी क्या बना, RCO और OR- यहां जुड़ जाएगा, RCOOR-, यानी कि यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ में बेटा फिर से क्या बन गया, ईस्टर। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे बेटा एसिड एनहाइड्राइड हो, या तीसरा आपका क्या हो, एसिड क्लोराइड हो, इनमें से कोई भी अगर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो मेन प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ईस्टर, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ध्यान रखने लायक है बेटा, कभी को पूछी जाती तो आपसे बनना चाहिए। फिर अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, रिएक्शन विद ग्रिग्नॉड रेजेंट। ग्रिग्नॉड की रिएक्शन बेटा एक ना एक तो आएगी, पक्का है, चाहे एल्डिहाइड कीटोन से आ जाए, चाहे बेटा अल्कोहल से आ जाए। तो ग्रिग्नॉड रेजेंट हमारा क्या होता है, RMgX, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रेजेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, एल्कोहल से, यानी कि R-OH से। तो होता क्या है बेटा, थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। अब इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन में जाएगा नेगेटिव चार्ज और अपने हाइड्रोजन में जाएगा बेटा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। और RMgX तो हमेशा बेटा R- और MgX प्लस में टूटता है, ये बात आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ग्रिग्नॉड की कोई ना कोई रिएक्शन तो आपसे जरूर पूछी ही जाएगी। तो अब होगा क्या, देखिए R- किसके साथ जुड़ेगा, H+ के साथ, तो ये माइनस चला जाएगा प्लस के पास, और ये माइनस आ जाएगा इस प्लस के पास। तो मतलब बेटा मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R- और H जुड़ेंगे तो RH बनेगा, यानी कि
एल्केन बन जाएगा। अगर आपको अल्कोहल से एल्केन बनाना तो ये एक तरीका है बेटा। और साथ ही साथ MgX के साथ क्या जुड़ जाएगा, OR माइनस। MgX के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, OR माइनस। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास मिल जाएगा क्या, OR डैश, सॉरी, ये इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एल्केन मिल जाएगा। चलिए एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए CH3 MgBr है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नॉड रिएजेंट है बेटा। जब भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्शन लिखेंगे तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि यहां ड्राई ईथर जरूर लिख दें। तो रिएक्शन आप करा रहे हैं मान के चलिए CH3OH से, तो होगा क्या, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो O के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, माइनस चार्ज आएगा, O में क्या जाएगा बेटा, माइनस, और H में आ जाएगा क्या, प्लस। और होगा क्या, यहां पर ये तो हमेशा R माइनस और MgBr प्लस में टूटेगा, मतलब बेटा यहां एल्काइल ग्रुप में नेगेटिव चार्ज होगा और MgBr में पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा इस नेगेटिव के पास और ये पॉजिटिव चला जाएगा इस नेगेटिव के पास। तो मतलब बेटा कुल मिलाकर के बनेगा क्या, ड्राई ईथर वगैरह लिख लेते हैं अपन। बनेगा क्या, देखिए CH3 के पास आया H, मतलब CH3 में H जुड़ गया बच्चों, तो बन गया CH4 यानी कि मीथेन। ये मीथेन बन जाएगा और साथ में MgBr से जुड़ गया OCH3। MgBr से क्या जुड़ गया बेटा, MgBr से जुड़ गया OCH3, तो मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको हम, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन करके जो अल्कोहल है बेटा क्या बनाता है अपना, अल्कोहल ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन करके एल्केन बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखें। अगली जो रिएक्शन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड OH, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं बेटा। ऐसी रिएक्शंस की बात करेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। और पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड मतलब बेटा HCl HBr HI से रिएक्शन कराएंगे हम, किस किस से, HCl से, HBr से और HI से। तो सबसे पहली बात, अल्कोहल से हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा HI, फिर करेगा HBr और सबसे कम मद्दी रिएक्शन करेगा बेटा HCl। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, HI में जो I है इसका साइज बड़ा है, इजीली H+ डोनेट कर देगा, और जो यहां पर क्या हो रहा है, OH बॉन्ड टूटेगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो OH बनेगा, OH और इसका जो H जाएगा ये वाटर बना लेगा और यहां पर हमें आयोडो एल्केन मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा लिख के बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इस रिएक्शन को बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं जिसका नाम है लूकास टेस्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको अलग से नहीं पूछी जाएगी, आपको बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लूकास टेस्ट। तो लूकास टेस्ट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लूकास रिएजेंट क्या होता है। लूकास रिएजेंट बेटा याद रखने लायक चीजें हो सकता है आपको वन वर्ड में या बेटा मैच द कॉलम में लूकास रिएजेंट ही पूछ लिया जाए, व्हाट इज लूकास रिएजेंट। तो लूकास रिएजेंट क्या है बेटा, लूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में क्या रहता है HCl। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को बेटा, मिक्सचर को क्या बोलते हैं अपन, लूकास रिएजेंट। ठीक है ना। तो द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट। एक नंबर का क्वेश्चन यही बन जाता है बेटा, ध्यान रखने लायक चीज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, है ना। तो अब क्या कराने जा रहे हैं हम, हमारे पास है बेटा अल्कोहल, यहां पर अलग अलग किस्म के अल्कोहल हैं, उनका हम टेस्ट करा रहे हैं, समझ जाइए। लूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस बताने के काम आता है। लूकास टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये हमारे काम आता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के में डिफरेंस बताने में बेटा, है ना। क्या होता है यहां पर, जब लूकास रिएजेंट से मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन करेंगे ना,
तो रिएक्शन अलग अलग टाइम में कंप्लीट होगी। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन का टाइम, ठीक है। तो ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें क्या होगा, रिएक्शन जब होगी बेटा, किससे कराना है हमें, HCl, और साथ में क्या लेना है, एनहाइड्रस ZnCl2, ये लेना है बच्चों हमें। अब मैंने जब हेडिंग डाला मेन कि इन रिएक्शंस में होगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, यानी ये वाला बॉन्ड बेटा यहां पर तोड़ेंगे तो OH अलग हो जाएगा, और ये जो OH है बेटा इस H के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा वाटर, ठीक है ना, ये बना लेगा क्या, वाटर। और जबकि यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 CH2, और इससे जाके जुड़ेगा कौन, अपना Cl, ये मिल जाएगा बेटा। तो इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्लोरो इथेन मिल गया, यानी कि हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन मिल जाएगा। लेकिन बेटा ये जो क्लोरो एल्केन है इट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। ये बात हमने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ रखे हैं। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है मतलब बेटा घुलता नहीं है, और नहीं घुलने के कारण ये वाटर में जब होता है तो ये टर्बिडिटी बनाता है बेटा। टर्बिडिटी मतलब कि समझ जाइए कि ये अलग से, प्रेसिपिटेट अलग चीज होती, प्रेसिपिटेट नीचे रहता है, टर्बिडिटी ऊपर रहती। तो ये क्या रहेगा बेटा, वाटर के ऊपर अपना एक अलग से सरफेस बना लेगा, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर होने के कारण इट फॉर्म्स टर्बिडिटी, टर्बिडिटी इन वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा ये क्या बनाएगा, वाटर में टर्बिडिटी बनाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि टर्बिडिटी बनाएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितनी देर में बनाएगा। तो ये रिएक्शन जो है ना बेटा 1 डिग्री अल्कोहल की, ये ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स में होती है, 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट होती है। बहुत स्लो रिएक्शन है। अब बेटा इतनी देर में कंप्लीट हो रही है तो अपन थियोरेटिकली बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट हो ही नहीं रही, मतलब हम बोल सकते हैं कि टर्बिडिटी नहीं बन रही है। एक्चुअल में तो बनती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप ध्यान रखें कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल्स डू नॉट फॉर्म टर्बिडिटी, टर्बिडिटी विथ, किसके साथ बेटा, विथ लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट। तो लूकास रिएजेंट के साथ ये टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करेगा। मैंने आपको एक्चुअल लॉजिक बताया कि ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, करेगा बेटा, लेकिन 2-3 घंटे यानी कि टाइम इतना ज्यादा लगेगा कि हम ऑलमोस्ट मान लेंगे कि टर्बिडिटी नहीं बन रही है, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल भी रिएक्शन करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन का टाइम। मैंने एक एग्जांपल लिया सेकेंडरी अल्कोहल का, ये है बेटा मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराया, HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, यानी कि लूकास रिएजेंट से, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, ये OH और ये H ब्रेक हो जाएंगे और वाटर बना लेंगे बेटा, है ना, क्या बना लेंगे, ये वाटर, और यहां पर आ जाएगा Cl, यानी कि 2 डिग्री क्लोरो एल्केन बनेगा, ये बन जाएगा बेटा 2 डिग्री क्लोरो एल्केन। अब ये जो रिएक्शन है यहां भी हेलो एल्केन बन रहा है और ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और सॉल्युबल ना होने के कारण ये भी क्या बनाएगा बेटा, टर्बिडिटी, क्या बनाएगा बच्चों, टर्बिडिटी। लेकिन ये टर्बिडिटी 5 to 10 मिनट में बन जाएगी, मतलब कि 5 से 10 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो हम ये डिफरेंस बता सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होती, जबकि यहां सेकेंडरी अल्कोहल में हम बोल सकते हैं टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड, टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है। वहीं बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है वो भी हम देखते हैं, CH3 C CH3 CH3
और यहां है OH। ये है बेटा हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किससे? लूकास रेजेंट। लूकास रेजेंट बोले तो HCl एंड एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम बोलते हैं बच्चों क्या? लूकास रेजेंट। रिएक्शन फिर से होगी और वही होगा, वाटर निकल जाएगा H और OH के मिलने से। H और OH मिलके वाटर बना लेंगे, OH की जगह में बेटा Cl चला जाएगा, तो CH3C टर्शरी क्लोरो एल्केन यहां पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन का टाइम है। अगेन ये वाटर में इनसॉल्युबल है, तो ये भी क्या बनाएगा बेटा? टर्बिडिटी बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये टर्बिडिटी तुरंत बन जाएगी बेटा। रिएक्शन इंस्टेंट होती, फटाक से। मैगी बनने में भी ज्यादा समय लगता है, उससे भी जल्दी ये रिएक्शन हो जाती है ना, तो इंस्टेंट रिएक्शन होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा? इंस्टेंट टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड। क्या लिखेंगे बेटा? इंस्टेंट टर्बिडिटी टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड। तो कुल मिलाकर के बच्चों हमने ये समझा कि लूकास टेस्ट क्या होता है। पूरी बात को मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान रखें आप। पहली बात, लूकास रेजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को बेटा हम लूकास रेजेंट कहते हैं। जब लूकास रेजेंट प्राइमरी अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होती, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन जब लूकास एजेंट 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करता है बेटा, तो 5 to 10 मिनट में टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है। एंड व्हेन लूकास रेजेंट रिएक्ट्स विद 3 डिग्री अल्कोहल, इंस्टेंट टर्बिडिटी इज फॉर्म। तुरंत बेटा चुटकी बजाते से ही टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है 3 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने करी। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ आपको लेके चलता हूं मैं। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स में बेटा जो मेन रिएक्शन हमें ध्यान रखने वाली है वो दो है, PCl5 के साथ और PCl3 के साथ। ये ऑलरेडी हमने हेलोएल्केन चैप्टर में पढ़ के आए हैं रिएक्शन, तो इसीलिए कोई खास दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया बेटा? एल्कोहल लिया ROH, ठीक है ना। रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम इसकी? PCl5 से। तो याद होगा आपको PCl5 से जो रिएक्शन होती है इसको मैंने नाम दिया हूं केक कटिंग रिएक्शन। आप एल्कोहल ले लो ROH और PCl5 यहां लिख लो बेटा PCl Cl Cl और Cl और यहां भी Cl। अब आप क्या कराओ, यहां पर रिएक्शन जब होगी तो केक कटिंग करना है बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आपको क्या करना है बेटा? केक कटिंग करके 3 हिस्से बनाने, एक अपनी माता जी को यानी अपनी मम्मी को खिलाना है बेटा, एक अपने फादर को, और एक ये बड़ा वाला टुकड़ा पूरा आप खा लेंगे, है ना। तो होगा क्या? R के साथ ये Cl बनेगा, मतलब कि बन जाएगा क्या? RCl बोले तो बेटा क्लोरो एल्केन। और साथ में मुझे क्या मिलेगा बेटा? H और Cl मिलेंगे यानी HCl, और लास्ट में मिलेगा POCl3। ठीक है ना, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा। POCl कितने बेटा? 1 2 3, है ना, POCl3 मिल जाएगा। तो PCl5 से रिएक्शन तो बहुत आसान है, RCl यानी कि बेटा क्लोरो एल्केन यहां पर हमें मिल जाता है। चलिए एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। CH3OH मीथेनॉल की रिएक्शन हम PCl5 से कराते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा? HCl और POCl3 सेम कॉमन प्रोडक्ट रहेंगे हमेशा। जबकि PCl5 की जगह अगर मैं बेटा एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराता हूं, PCl5 की जगह किससे कराऊं? PCl3 से, तो होगा क्या? ये R इन 3 Cl से आपस में जुड़ जाएगा, ये भी हमें 3 लेना पड़ेगा। 3 एल्काइल ग्रुप 3 हेलोजन यानी 3 क्लोरीन के साथ मिलके 3 RCl यानी क्लोरो एल्केन बनाएंगे बेटा, और H3PO3 प्रोडक्ट बन जाएगा। आप तो सीधा याद रख लें कि जब भी PCl3 आएगा H3PO3 के फॉर्म में ही फॉस्फोरस रिलीज होगा। तो ये PCl3 और PCl5 के साथ भी हमने रिएक्शन देख लिए। एक और रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर MP बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई थी, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। आपने लिया एल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन बेटा थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 से हमने कराए। क्या होगा बेटा? देखिए R और एक Cl तो मिल जाएगा और बना लेगा RCl। ये सब हमने पढ़े हेलोएल्केन चैप्टर में, है ना।
O और SO मिलके बनाएंगे SO2 गैस, और एक हाइड्रोजन एक Cl से मिल जाएगा बेटा HCl गैस बना लेगा। तो ये क्लोरो एल्केन बन जाता है। और हमने ये भी बात की थी कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्लोरो एल्केन बनता है। ये सबसे अच्छी मेथड है। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो गैस है जो रिलीज हो जाता है, और हमें यहां पर सेपरेट करने की कोई झंझट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं बेटा। रिएक्शन विथ अमोनिया। किसकी रिएक्शन कराना है हमें? एल्कोहल की, ROH की। किसके साथ बेटा? अमोनिया यानी कि NH3 के साथ। NH3 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? HNH2 है ना, NH3 के साथ। ये रिएक्शन बेटा Al2O3 की प्रेजेंस में होती है, और यहां टेम्परेचर हाई होता है, ऑलमोस्ट 633 केल्विन है ना। आप टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू याद ना भी करें तो काम चल जाएगा, हीट का सिंबल बना दे, है ना। तो अभी क्या होगा बेटा, देखते हैं। ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब H और OH आपस में मिलेंगे और बनाएंगे क्या बच्चों? H2O। और जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? RNH2, यानी कि 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आप चाहे तो R की जगह CH3 ले लो, है ना। मीथेनॉल से मिथेनामाइन बना लो। आप देख लो बेटा, रिएक्शन सेम पैटर्न में होगी। Al2O3 की प्रेजेंस में 633 केल्विन में, और बन जाएगा क्या? CH3 NH2, और बेटा साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर तो बनता ही है ना। तो 1 डिग्री अमाइन की प्रिपरेशन मेथड में भी ये दोबारा हम पढ़ेंगे जब हम बेटा 9th चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तब ये दोबारा रिएक्शन आएगी। आप अभी ध्यान रखें, वहां पर फिर से हम डिस्कस करेंगे इसको। अगली है, अब अगली जो थर्ड रिएक्शन है बेटा, इनमें अल्कोहल में कोई एक खास बॉन्ड नहीं टूटेगा, पूरा होल यूनिट के बॉन्ड्स टूटेंगे। मतलब कि अल्कोहल पूरी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा और पूरी यूनिट के बॉन्ड टूटेंगे, उसके कारण रिएक्शन होगी। और इसमें बच्चों पहली रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान के चलिए आपके पास है CH3 CH2OH। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बेटा ऐसा लिख सकता हूं ताकि आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए। OH यहां लिख दिया, ये CH3 था, एक H बेटा यहां से अलग से लिख रहा हूं मैं, है ना। CH3 ही रहेगा ये, बस लिखने का मेरा तरीका बदल गया। जब इसको हम हीट करते हैं बेटा, ऑलमोस्ट 443 केल्विन टेम्परेचर में हीट किया जाता है जब इसको, तो क्या होगा? ये हीट करने पर डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेशन कराएंगे इसका, ये H और ये OH बेटा अलग हो जाएगा और बनाएगा क्या? वाटर, H2O। और साथ में बच्चों यहां पर देखिए, यहां से OH और यहां से H गया तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि बेटा क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। इसका नाम होगा इथीन। तो ध्यान रखें, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है 443 केल्विन टेम्परेचर में, तो इथीन बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है ना। तो बेटा ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर बेटा सेम रिएक्शन आप कराते, सेम रिएक्शन कराते CH3 CH2OH, लेकिन ये रिएक्शन आप 443 में ना करा के, मान लो बेटा आप कराते 413 केल्विन में, मतलब थोड़ा सा कम टेम्परेचर, 30 केल्विन का डिफरेंस कर देते, तो यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल आते, और दो मॉलिक्यूल से बेटा H2O अलग निकलता, और यहां पर जो मेन प्रोडक्ट बनता वो एल्कीन ना बन के बेटा ईथर बन जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आपको टेम्परेचर से कंफ्यूज किया जा सकता है। आप ये ना रटे कि अल्कोहल से एल्कीन ही बनेगा, आप टेम्परेचर ध्यान रखें। अगर 443 या 433 भी कुछ बुक्स में लिखा होता है, मैं अगर ये हीट करते हैं तो बेटा एल्कीन बनता है, जबकि 413 केल्विन में क्या बनता है? ईथर। ठीक है, अल्कोहल से क्या मिल जाता है बच्चों? हमें ईथर मिल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने लायक है बेटा। फिर से मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे आपने लिए CH3 CH2OH, इसका बेटा डिहाइड्रेशन दो तरीके से हो सकता है, और जो कि डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर आपने 433 केल्विन या 443 केल्विन आपने टेम्परेचर लिए है ना, इसको ऐसा लिखने अपन, और दूसरी बार आप लेंगे 413 केल्विन, तो इस टेम्परेचर में क्या होगा? अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें बनेगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर साथ में निकल जाएगा, जबकि बेटा यहां बनेगा क्या? ईथर।
और यहां भी वाटर साथ में निकल जाएगा, है ना। हो रहा है डिहाइड्रेशन, बस जो मेन प्रोडक्ट है वो बदल जाएगा, जो मेन प्रोडक्ट है बेटा वो बदल जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। आता है समझ में कुछ? तो आप ध्यान रखें कि जो एल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट है बेटा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर 443 केल्विन रहा तो एल्कीन बनेगा, और 413 केल्विन रहा तो ईथर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखने लायक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं अपन कि इसका जो डिहाइड्रेशन के बाद अगली जो रिएक्शन है उस पर आते हैं बेटा अपन। नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बेटा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अल्कोहल आप अगर लोगे, ये आपने मान लीजिए एक अल्कोहल लिया, ठीक है, कौन सा अल्कोहल है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल लिए, इसका आप कराना क्या चाह रहे हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कभी भी बेटा ऑक्सीडेशन अपन सीधे नहीं कराते, कोई हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती, और आपको कट्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं, KMnO4, ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा K2Cr2O7, ठीक है ना। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, जबकि दूसरा है K2Cr2O7 यानी बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों नहीं लेने हैं, दोनों में से कोई एक लेना है बेटा, है ना। तो दोनों में से कोई एक अगर हमने लिए, अब ये एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो आप, बेसिक में भी और न्यूट्रल में भी, किसी भी मीडियम में आप ले सकते हो। मान लो मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया, ठीक है, तो आपने इनमें से कोई भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लिए बेटा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। देखिए होगा क्या? ऑक्सीजन आके ऐड होगा, एक ऑक्सीजन ऐड होगा किससे? ये कार्बन से, है ना। तो होगा क्या बेटा? RCOOH बन जाएगा। पहले तो सॉरी बेटा, पहले पर डायरेक्ट ये नहीं बनेगा, रिएक्शन ऐसी होगी RCHO बनेगा यानी एल्डिहाइड, ठीक है, पहले बनेगा एल्डिहाइड। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक भी मैं बना सकता हूं, लेकिन अपन समझे प्रॉपर तरीके से। पहले हमने क्या बनाया बेटा? मान लो पहले जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, पहले बनेगा क्या? एल्डिहाइड। हुआ क्या? ये H2 के साथ एक O लग गया बेटा, तो H2 और O अलग हो गया, मतलब कि H2O बाय प्रोडक्ट अलग हो गया। यहां पर H2 और O मिलकर के अलग हो गए, और यहां पर बच गया RCHO, है ना, यानी एल्डिहाइड मिल गया। लेकिन रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, क्योंकि आपने तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हो, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है बेटा, और ये बन जाता है RCOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखें 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं तो पहले क्या मिलता है बेटा? हमें पहले मिलता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और फिर मिलता क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा। तो ध्यान रखें बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे तो पहले एल्डिहाइड मिलेगा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेकिन बेटा बात इतनी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। यहां पर बात यह है कि अगर यही ऑक्सीडेशन आप किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते, किसकी प्रेजेंस में बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आप ले लेते कॉलिंस रिएजेंट। क्या ले लेते बेटा? कॉलिंस रिएजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड मतलब बेटा मद्दा है थोड़ा, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। या तो आप ये ले लेते, या आप ले लेते बेटा PCC। PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या आप ले सकते थे बेटा PDC यानी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इन तीनों को नहीं लेना है, तीनों में से कोई एक लेना है। यहां भी दोनों नहीं लेना, दोनों में से कोई एक लेना है ना। तो आपने अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए होते तो रिएक्शन बेटा इतनी आगे नहीं जाती, रिएक्शन एल्डिहाइड में जाकर ही रुक जाती, एल्डिहाइड बनता और रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाती। तो ध्यान रखने लायक है बेटा बात कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कराते, पहले एल्डिहाइड बनता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सॉरी बेटा, कभी कभी थोड़ा हिंदी का भी ध्यान रहता है मुझे। तो होता क्या है
ये 1 डिग्री अल्कोहल से मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें कार्बन कितने, एक, और साथ में आर में जितने कार्बन वो तो रहेंगे, यहां भी आर में जितने कार्बन वो रहेंगे, और यहां पर एक कार्बन, यानी कि बेटा कुल मिलाकर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, आगे चल करके कहीं ना कहीं हमें ये बहुत अच्छे से काम पड़ने वाली। एक एग्जांपल के थ्रू मैं अपनी बात को और समझाता हूं आपको। ये आपने ले लिया एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल का, बेटा नाम तो सुना ही होगा, इथेनॉल, है ना। इसका आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और ये बना लेगा बेटा एल्डिहाइड। जितने कार्बन, दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा बेटा, जिसको हम बोलते क्या है, एसीटैल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बेटा, एसीटैल्डिहाइड। अब ये जो एसीटैल्डिहाइड है यहां पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिए, रिएक्शन आगे जाएगी और ये बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम तो बेटा सुना ही होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड मिलता है, फिर हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखिए दो कार्बन थे, उसमें भी दो कार्बन है, यानी कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 degree alcohol in presence of strong oxidizing agents like KNO4 or K2Cr2O7, aldehyde is formed which oxidizes further and forms carboxylic acid in which number of carbon atoms are equal to the number of carbon in alcohol. Yes or no? अल्कोहल में जितने कार्बन थे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उतने ही कार्बन होंगे, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर लेकिन यहां पर यही रिएक्शन, जो रिएक्शन अभी कराए बेटा, सेम टू सेम रिएक्शन में कराने जाता, लेकिन मैं इस बार क्या करता, यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बदल देता बेटा। KMnO4 ना लेकर के मान लो मैं PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले लेता, या PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, या कॉलिंस रिएजेंट। ये भी देख ही लो बेटा, कॉलिंस रिएजेंट ये होता क्या है, कॉलिंस रिएजेंट होता है बच्चों क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और साथ में पिरिडीन C5H5N होता है बच्चों पिरिडीन। तो पिरिडीन और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, कॉलिंस रिएजेंट। तो इनमें से किसी के साथ, मतलब PCC PDC या कॉलिंस रिएजेंट में से किसी के साथ ऑक्सीडाइज कराते तो रिएक्शन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाती, बात आधी में जाके रुक जाती, यानी कि एल्डिहाइड बन जाता, बात खत्म। तो ये था 1 डिग्री का। चलिए अब 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों, हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं अपन और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल है आपके पास CH3 CH और OH बेटा, और यहां पर एक और है CH3। दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। आपने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कराया बच्चों, ऑक्सीडेशन कराया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की प्रेजेंस में आपने ऑक्सीडाइज कराया। अब मैं बार बार बोल रहा हूं ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, होगा क्या, HOH ये अलग हो जाएगा, O आके कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो होगा क्या बेटा, HOH यानी कि वाटर अलग हो गया और साथ में ये कार्बन से O जुड़ गया, यानी कि क्या बना, CH3 COCH3। बोले तो बेटा क्या बन गया, ये आपका एसीटोन, यानी कि कीटोन बनता है। क्या बनता है बेटा, कीटोन। तो हम बोल सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 कीटोन इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, कीटोन बनता है, लेकिन रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, क्योंकि फिर से मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हूं बेटा, तो रिएक्शन आगे जाएगी, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। और साथ में बेटा देखिए CH3COOH तो हो गया और साथ में बनेगा HCOOH। अब ये जो HCOOH है फिर से ऑक्सीडाइज होके ये बना लेता है CO2 और H2O। लेकिन बेटा बोर्ड एग्जाम में इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, आप इतने में काम चला लें। देखिए हमने बोला
कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो पहले कीटोन बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब खासियत क्या है देखिए, यहां पर अल्कोहल में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है बेटा। यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो यानी कि मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ secondary alcohol in presence of strong oxidizing agent like KMnO4 or K2Cr2O7, ketone is formed which forms carboxylic acid by further oxidation. In this carboxylic acid, number of carbon atoms are less than 1 unit as compared to number of carbon atom of alcohol. alcohol के जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम होता है। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब लेते हैं हम क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा बेटा, इसका भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, CH3C CH3CH3OH। ये मैंने आपके लिए एक 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया। इसका भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कि इसका ऑक्सीडेशन उतनी आसानी से नहीं होता है जितनी आसानी से 1 डिग्री और 2 डिग्री का हो जाता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री का तो क्या होगा, आप चाहे बेटा एसिडिक मीडियम लो, चाहे बेसिक मीडियम लो, चाहे न्यूट्रल मीडियम लो, ऑक्सीडेशन बड़ी इजीली हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने बेसिक या न्यूट्रल मीडियम लिए तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर आपने मान लो आपने क्या करे, KMnO4 लिए लेकिन एसिडिक मीडियम और एसिड भी स्ट्रॉन्ग वाला लिए H2SO4, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बेटा, इसके ऑक्सीडेशन से देखिए, ध्यान से देखिए, पहले बनेगा एल्कीन, होगा क्या, ये OH और यहां से H निकल जाएगा बेटा, बना लेगा क्या, H2O, मतलब इसका डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड CH3, एल्कीन बनेगा बेटा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। ये एल्कीन क्या होगा बेटा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के ये बनाएगा तो कीटोन ही, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो कीटोन ही बनेगा बाद में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना। ये बनाएगा क्या, पहले तो कीटोन बनाएगा। देखिए हुआ क्या, 3 डिग्री अल्कोहल का मैंने बोला कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन उतना इजीली नहीं हो पाता जितना 1 डिग्री और 2 डिग्री का होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर रखेंगे तो होगा, और ये एल्कीन बनाएगा जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा क्या, कीटोन, कीटोन बनाएगा बेटा। और ये कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, और अब भी हमने देखा था कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो मतलब तीनों में आखिरी मंजिल क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों की आखिरी मंजिल यानी कि जो लास्ट टारगेट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, वो क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन फर्क क्या है, फर्क बहुत बड़ा है। इसमें देखिए 1 डिग्री में हमने देखा था, क्या देखा था भाई साहब 1 डिग्री में, कि जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्कोहल के बराबर होता है। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 यूनिट कम होता है, 1 कार्बन कम होता है। 3 डिग्री अल्कोहल से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें 2 कार्बन कम होते हैं। देखिए एक कार्बन अपन गिनते हैं, 1 2 3 4, अल्कोहल में कितने कार्बन है बेटा, 4। जबकि हम यहां देखें 1 और 1 2 कार्बन है, यानी कि यहां पर 2 कार्बन कम है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि द ऑक्सीडेशन ऑफ 3 degree alcohol takes place only in strong acidic medium, and by the oxidation of 3 degree alcohol alkene is formed which forms ketone by further oxidation, and ultimately carboxylic acid is formed by further oxidation. In this carboxylic acid number of carbon atoms are less than 2 units as compared to alcohol. यस और नो, अल्कोहल के कंपेयर में बेटा कार्बन 2 यूनिट से कम होते हैं। तो पूरी कहानी की समरी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेशन, पूरी कहानी का सार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसके ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर बनेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्कोहल के बराबर होंगे। फिर अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो ऑक्सीडेशन से बनेगा कीटोन,
और जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एक कम होगा। जबकि बेटा 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले बनता है एल्कीन, फर्दर ऑक्सीडेशन से ये बनाता है कीटोन, और फर्दर ऑक्सीडेशन से ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 कम होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें बेटा। अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल डिफरेंस आता है तो वहां पर भी ये काम पड़ने वाली चीज है। चलिए फिर देखते हैं बेटा हम एक्शन ऑफ हॉट कॉपर, यानी कि हॉट कॉपर से भी इसकी रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन को बेटा एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। डिहाइड्रोजनेशन यानी कि इसमें हाइड्रोजन जो होती है बेटा वो अलग होती है, ठीक है ना, मतलब कि रिमूव होती है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो डिहाइड्रोजनेशन कैसे होता है, आपने लिया बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH, इसको गर्म किया, आपने इसको गर्म किया बेटा कॉपर की प्रेजेंस में ऑलमोस्ट 673 केल्विन टेम्परेचर में, है ना, 673 केल्विन टेम्परेचर में इसको आपने क्या किया बेटा, हीट किया कॉपर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, इससे हाइड्रोजन यानी H2 अलग होगा, तो बनेगा क्या RCHO, ठीक है, तो बन जाएगा बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन जाएगा यानी RCHO बनेगा, और साथ में बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो हम बोलेंगे बेटा कि व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल इज हीटेड in presence of copper at 673 Kelvin temperature, aldehyde is formed। ध्यान रखें बेटा 1 डिग्री अल्कोहल को गर्म करने पर, कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करने पर 673 केल्विन टेम्परेचर में गर्म करने पर क्या मिलता है मेरे बच्चों, एल्डिहाइड, ठीक है। फिर अगर यही रिएक्शन कराते हम किसकी, 2 डिग्री अल्कोहल की, आपने मान लो ले लिए 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल को क्या कर रहे हो बेटा, हीट कर रहे हो 673 केल्विन टेम्परेचर में कॉपर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जब आप हॉट कॉपर के साथ इसको हीट करोगे बेटा ये अलग हो जाएगा, यानी कि सॉरी O नहीं होगा बेटा, O अलग नहीं होगा, यहां से H2 डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी H2 अलग होगा, RCOR, यानी कि बेटा कीटोन मिलेगा आपको, RCOR, यानी क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों यहां पर आपको कीटोन, और साथ में बनेगी क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये होता है डिहाइड्रोजनेशन, ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट करता है। अब टर्सरी के लिए बेटा R बना करके मत लिखना, आप लोग सीधे एग्जांपल से ही लिखो, क्योंकि उसमें फिर प्रोडक्ट बनाने में आपको दिक्कत होगी, है ना। तो इसको भी अगर आप टर्सरी को भी हीट करते हैं 673 केल्विन टेम्परेचर में, तो इसका बेटा डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, यहां हो जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब इसमें से एक H और ये OH अलग हो जाता है, और यहां पर डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन होता है, वाटर बनता है, और साथ में बेटा बनेगा क्या, एल्कीन बन जाएगा, CH3 और यहां डबल बॉन्ड के साथ CH2 जुड़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बाय the dehydrogenation of 1 degree alcohol at 673 Kelvin temperature in presence of hot copper, aldehyde is formed, whereas in secondary alcohol ketones are formed, and in case of tertiary alcohols dehydration takes place in place of dehydrogenation and alkene is formed। yes or no? तो इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है। अब बेटा अल्कोहल की आखिरी रिएक्शन तक हम लोग आ चुके हैं, जो कि है आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने लायक रिएक्शन है बेटा, भूलना नहीं है। पहली बात मैं ये बोल रहा हूं कि ये टेस्ट देगा कौन, है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि CH3CH2OH इथेनॉल तो देगा, पक्की बात है, ठीक है, इथेनॉल देगा ये टेस्ट, और साथ ही साथ ऐसे अल्कोहल जिनमें बेटा CH3CHOH ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं कुछ हद तक 2 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं। तो पहली बात ध्यान रखें, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय इथेनॉल and the 2 degree alcohol containing CH3CHOH group, मतलब कि इथेनॉल और ऐसे अल्कोहल, ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप होता है, वो ये रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या भाई साहब CH3OH ये रिएक्शन देगा, तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा कि नहीं देगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोपेनॉल ये रिएक्शन देगा क्या,
तो बच्चों मैं बड़े आराम से आपसे बोल दूंगा कि ये रिएक्शन नहीं देगा। अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा कि आइसोप्रोपेनॉल आइसोप्रोपेनॉल ये रिएक्शन देगा क्या, तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा ये जरूर देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है। दूसरी बात, अब इसमें होगा क्या बेटा वो हमें देखना है। आयोडोफॉर्म टेस्ट का नाम है तो पक्की बात है बनेगा क्या, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म होता क्या है, आयोडोफॉर्म जैसे बेटा क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है, वैसे ही होता है आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म में क्या बनता है, CH3। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। बिल्कुल ये नेम रिएक्शन है, आराम से बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके बेटा, है ना, येलो कलर का होता है आयोडोफॉर्म। अब इस रिएक्शन में क्या कराएंगे कि या तो आप इथेनॉल ले लो या ऐसे अल्कोहल ले लो बेटा जिनमें CH3CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे अल्कोहल ले लो जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो रिएक्शन किससे कराना है, साथ में हमें आयोडीन से, और साथ में लेना है बेटा NaOH। चाहे तो आप NaOH की जगह KOH भी लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और इसको आप करोगे हीट। तो जितने जब हीट करेंगे ना बेटा, देखो एक कार्बन तो चला जाएगा आयोडीन के साथ और बनाएगा आयोडोफॉर्म, यानी कि CH3 बनने वाला है। पक्की बात है भाई साहब, नाम क्या है इसका, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म तो बन गया, और क्या बनेगा भैया, तो एक कार्बन, देखिए दो कार्बन है टोटल, दो कार्बन है, एक तो चला गया आयोडोफॉर्म में, दूसरा जो कार्बन बचा वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, मतलब कि HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा बेटा। ये दूसरा कार्बन क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट, है ना। और फिर बचा क्या, NaI बनेगा बेटा साथ में, और H2O बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ये 3 कर लेना, यहां भी 3 कर लेना, तो NaI भी 3 मिल जाएगा बेटा। और इस तरह से आप लोग बैलेंस कर लेंगे, है ना। होगा क्या, O कितने हैं यहाँ पे, 1 और 3 4, यहां पर बेटा 2 है तो यहां पर H2O भी 2 हो जाएगा। H कितने हो गए, 1 2 और 2 4। H यहां पर कितने हो गए बेटा, H वहां पर हो गए कितने, 1 2, हाँ ये भी 3 आ जाएगा, है ना। अब ये बैलेंस होगा बढ़िया से। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, बस याद रखने वाली बात है। चलिए और देखते हैं हम। अगर मान लो मुझे आ गया एक रिएक्शन की कंप्लीट द रिएक्शन, I2 के साथ रिएक्शन कराना है और NaOH के साथ इसको हमें हीट करना है, तो मैं बोल दूंगा बेटा, क्योंकि CH3OH मुझे दिखा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं, और आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा यानी कि नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगर यही रिएक्शन आ गई CH3 CH CH3OH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की आयोडीन से रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये देगा कि नहीं आयोडोफॉर्म टेस्ट, जरूर देगा बेटा। और जब ये टेस्ट देगा, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक कार्बन तो चला गया, CHI3 बनाने में लग गया। बाकी के कार्बन देखिए, एक तो चला गया, 2 बचे, तो ये 2 कार्बन बनाएंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, है ना। और बेटा NaI और H2O तो अपना बाय प्रोडक्ट बनता ही रहेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन करते चले जाएंगे। ये था बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब मैं एक बात और आपको बता दूं लगे हाथ, कि जैसे बेटा यही सेम रिएक्शन अगर मैं आयोडीन से नहीं कराता, मान लो ये मैं हैलोजन से कराता बेटा, किससे कराता, हैलोजन से, तो इस रिएक्शन को फिर आयोडोफॉर्म ना बोल के हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल देते। हेलोफॉर्म रिएक्शन में यहां पर हेलोफॉर्म बनता, X ले लेते हेलोजन की जगह, और बाकी सब कुछ एज इट इज होता बेटा, सेम होता, और रिएक्शन हो जाती, तब हम इसको आयोडोफॉर्म ना बोल करके हेलोफॉर्म बोलते। अब अंतर क्या, आयोडोफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बेटा अगर हेलोफॉर्म है तो यहां फ्लोरो या क्लोरो रहेगा, तो फ्लोरो या क्लोरो जो रहता है, फ्लोरो नहीं बेटा, क्लोरो या ब्रोमो, फ्लोरो तो हाईली रिएक्टिव होगा तो वो यहां लेंगे नहीं, तो जो क्लोरोफॉर्म रहेगा वो व्हाइट कलर का होता है, जबकि ब्रोमोफॉर्म पेल येलो कलर का होता है, और आयोडोफॉर्म बेटा आपका येलो कलर का क्रिस्टल होता है। तो येलो कलर जब मिलेगा ना तो अलग ही दिख जाएगा, और ये टेस्ट हमें काम पड़ता है अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में। जैसे मीथेनॉल और इथेनॉल को हमें डिफरेंशिएट करना है, आपको आ गया कि भैया मीथेनॉल और इथेनॉल को
मैं डिफरेंस बताने के लिए कोई एक रिएक्शन बताइए, तो आप ये आराम से आयोडोफॉर्म टेस्ट उसके लिए लिख सकते हैं। तो ये थी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सारी रिएक्शन मैंने कवर किया। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा बेटा मेहनत करना पड़ेगा आपको, तभी इनमें आप बढ़िया से तैयार होंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और चैप्टर के सेकंड पार्ट यानी कि फिनॉल में एंटर करेंगे।